नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश, जिसे देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, जहां चीतों की दहाड़, गिद्धों का आसमान और अब कोबरा का परिवार भी जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के वन विहार से वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ किया और दावा किया कि प्रदेश वन संपदा में नंबर 1 है। नई योजनाएं, इको टूरिज्म और संरक्षण के प्रयासों पर सरकार गर्व कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे खोखला प्रचार बताकर सवाल उठा रहा है कि क्या जंगलों में सचमुच सुधार हो रहा है या आंकड़ों के पीछे छुपी है नाकामियां। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। भोपाल वन विहार में मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार वितरित किए और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटक वाहनों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चल रहा है, गिद्ध संरक्षण में नई उपलब्धियां मिली हैं और अब कोबरा प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहा है। इकोसिस्टम बनाने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिससे मध्य प्रदेश वन्य जीव संपदा में समृद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम हो रहा है। जबलपुर और उज्जैन में नए जू तैयार हो रहे हैं। इंदौर चिड़ियाघर में जेब्रा और बाइसन का परिवार बढ़ा है और पक्षी विहार व स्नेक एक्वेरियम जैसी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। आज वन्य जीव सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ इस स्थान पर वन विहार में आया हूँ और यहाँ अब आज के बाद से हमारे अपने पूरे पार्क के अंदर घूमने के लिए ई व्हीकल विभाग के द्वारा उपलब्ध होगी। 40 से ज़्यादा वाहनों को लोकार्पित किया गया। हमारी फॉरेस्ट से साथ जुड़ी हुई पर्यटन की समितियों को लगभग 18.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि, उनका लाभांश वितरण का कार्यक्रम भी किया। विभाग के अलग अलग उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी स्तर के अधिकारियों को भी जो विभाग की नीति है उस नीति के हिसाब से 50-50 हज़ार की राशि दे करके उनको भी पुरस्कृत करते हुए कार्य की दक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। सरकार का कहना है कि वन संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की साझी भूमिका है, लेकिन विपक्ष सरकार के इन पहलों को अधूरा और दिखावटी बताता है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का कहना है कि प्रदेश में 5.46 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि पर अतिक्रमण है। आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं और रेत माफिया खुलेआम कारोबार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जंगलों में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और वन विभाग अफसरशाही और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। विपक्ष ने कहा कि चंबल और नर्मदा घाटों पर रोक के बावजूद अवैध खनन तेजी से जारी है। कलेक्टर और टास्क फोर्स के आदेश कागजों तक सीमित हैं। कांग्रेस ने सरकार को रेत माफिया मित्र तक कह दिया। मैं नेपानगर क्षेत्र में गया था, मैंने वहां पे देखा कि इस प्रकार से कई क्षेत्र में जंगल कट गए। उदाहरण के लिए ये 2016 में जंगल था, 18 में क्या स्थिति हुई, 19 में क्या स्थिति हुई और 20 के बाद पूरा जंगल साफ हो गए। कि क्या कारण है कि अचानक 2 साल 3 साल में जंगल साफ हो रहे और कई हजार हेक्टेयर जमीनें काट दी गई है। सरकार क्या फॉरेस्ट विभाग की इसमें मिली भगत है? क्योंकि आदिवासियों पे बार बार आरोप लगाया जाता है कि आदिवासी जंगल काट रहे हैं। तो मैं वहां के स्थानीय आदिवासियों से मिला, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जंगल नहीं काट रहे, अन्य लोग मिलकर जंगल काट रहे हैं। तो ये इस पे सरकार को तत्काल जांच होना चाहिए। तो तस्वीर साफ है। सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश वन्य जीव संपदा में नंबर 1 है। इको टूरिज्म और संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष सवाल खड़े करता है कि जब अतिक्रमण, अवैध खनन और आगजनी जैसे मुद्दे सामने हैं, तो ये उपलब्धियां कितनी टिकाऊ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। वन, वन्य विकास और विश्वास, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ी हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता शिम्पी अग्रवाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। शिम्पी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के स्टैनी जी भी हमसे जुड़ी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका दुबे जी, जिस तरह से वन विहार का लोकार्पण हुआ और मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगातार
वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार काम कर रही है और उसी दिशा में यह बड़ा कार्यक्रम भी था। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका जी, कांग्रेस के भी अपने सवाल है। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश के जंगल लगातार काटे जा रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है जंगलों में, तो ऐसे में किस तरह से हम वन विहार की कल्पना कर सकते हैं? निश्चित तौर पे अमित जी, अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जी मैम। जिस तरीके से चीते को रिजर्व किया गया, तेंदुए को लेकर 3000 से ज्यादा संख्या, घड़ियालों को लेकर के, या अगर हम कहें और भी जो वन्य जीव है जिनके संरक्षण, जिनमें मगरमच्छ को लेते, पक्षियों को लेकर के कार्य करें, या गजरक्षक को लेकर के जिस तरह के कार्य जो किए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार की जो हमारी वन्य प्राकृतिक संपदा है और जो हमारे वन्य संरक्षण के लिए जो कदम हमने उठाए हैं जी, उनके माध्यम से अगर आज हम बात करें तो संपदा के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र या हम कहें इकोसिस्टम को, जो चेन को जो मैनेज करने के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष लाखों लोगों में जागरूकता ला करके वन्य मित्र के माध्यम से उन्हें भी जोड़ा जा रहा है और लोगों की जो सकारात्मक प्रयास है, सरकार प्लस जो जनता की जो खुद की भी जागरूकता हुई है, उसके माध्यम से आज देखें तो ये जो वन्य जीव को लेकर के प्रतिबद्धता हमने दिखाई थी, उसमें आज संख्यात्मक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो काफी सकारात्मक परिणाम निकल करके आए हैं। और जो आरोप और प्रत्यारोप की हम बात करते हैं तो वो मिथ्यात्मक इसलिए लगता है जी, कि जो हमारी इकोसिस्टम चेन है वो आज से नहीं है, सदियों से चली आ रही है और सदैव उसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाई है। लेकिन जब इनकी खुद की गवर्नमेंट थी तो 1972 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया जी, उस समय से इन लोगों ने लागू किया, उसके बाद इन्होंने इसकी चिंता करी। तो बेहतर है कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। मैं मान सकती हूँ कि कोई कारण रहे होंगे, मेनका गांधी जी उस समय फ्रंट पे आई और उन्होंने वन्य जीवों के लिए स्टेप्स उठाने शुरू करे, उसके पहले तो चिंता भी नहीं की गई थी। तो वो सब खैर बीती सारी बिसार दे आगे की सुधी ले। तो बेहतर है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें सकारात्मकता से और भी अपने विचार रखते हुए अपने आगे जो सजेशन है उनको लाते हुए पटल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पे कार्य करे। बाकी जो सरकार है वो प्रतिबद्धता से जो भी बातें हैं उसमें आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। शिम्भी अग्रवाल जी, जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम तो प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लगातार आरोप बने हुए हैं, लेकिन अभी जो प्रयास है वनों के संरक्षण और उनके संवर्धन को लेकर, इसे कहां तक विकास सकारात्मक मानता है? क्या वाकई जमीन पर कोशिशों का असर अब दिख रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता है, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले साल 2024 में लगभग 46 बाघों की मृत्यु हो जाती है और ये ना सिर्फ देश में सर्वाधिक होते हैं बल्कि 1973 का जो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये अब तक की संख्या सबसे सर्वाधिक है। अच्छी बात है कि सरकार वन्य जीवों के लिए प्रयास कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स के साथ आ रही है, किंतु कुछ बिंदुएं हैं जिस पर हम ध्यान सरकार का आकर्षित करना चाहेंगे। सतपुरा टाइगर रिजर्व की भी पिछले महीने की एक रिपोर्ट है जहां पर लगभग 4 से 6 बाघ और तेंदुओं की मृत्यु हो जाती है। वहां पर तावा नदी के किनारे एक बाघ का शव मिलता है जिसमें उसका जो पंजा होता है वो क्षतिग्रस्त होता है, जो सीधा सीधा दिखाता है कि एंटी पोचिंग एक्टिविटीज अभी मध्य प्रदेश के अंदर चालू है। हम साथ ही जो सतपुरा मैकल रेंज है, देखिए वहां पर WWF की ये रिपोर्ट है कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है वो वहां पर चल रहा है, अवैध रेत खनन वहां पर चल रहा है और जो जंगल है उनको काटे जा रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। साथ ही अगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो अभी कुछ महीने पूर्व जो NGT है उसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई गई थी। वहां के एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं अजय शंकर दुबे, जिन्होंने NGT में एक पेटिशन भी फाइल करी थी, क्योंकि कुछ धार्मिक यात्राएं होती हैं सालाना जो इस क्षेत्र से निकलती हैं और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको बांधवगढ़ के कोर से गुजरने की अनुमति दे देता है तो ट्रिब्यूनल ये मानता है कि वहां पर सीधा सीधा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका आप उल्लंघन करते हैं।
साथ ही वहां पर फॉरेस्ट की तरफ से प्रॉपर व्यवस्थाएं करी नहीं जाती हैं। अगर श्रद्धालु 4000 से 5000 की मतलब रेंज में अकोमोडेट हो सकते हैं, तो आप 8000 से 9000 श्रद्धालुओं को वहां पर अनुमति दे देते हैं, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट का, उसको डिस्टर्ब करता है। तीसरी बात यह है अमित जी कि आपने देखा होगा कि ये जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है। तारों को बिछाकर करंट से जो बाघ हैं उनको मारने का यहाँ के जो हंटर्स होते हैं, उनके शिकारी जो होते हैं, उनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है। और कई बार एडवाइजरीज जारी हो चुकी हैं इन सभी वन्य क्षेत्रों में प्रोटेक्टिव मैनेजमेंट को लेकर और इलेक्ट्रोक्यूशन के खिलाफ। लेकिन चाहे तो सरकार की रुचि कम रहती है या फिर जो बिजली विभाग है उसका प्रॉपर सहयोग नहीं रहता है, जो ट्रिपिंग फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं रहती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 30% जो बीट गार्ड्स हैं उनकी कमी है, जिसके चलते जो बाघों का घूमने का, भ्रमण करने का होता है, क्योंकि इन वन्य क्षेत्रों से जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके कॉमन पासेस यहाँ पर होते हैं, और जब बाघ इन रेलवे ट्रैक्स पर जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, कट जाते हैं कई बार वो। अभी लास्ट ईयर रत्तापानी जो क्षेत्र है उसे टाइगर रिजर्व 2024 में घोषित किया गया था। वहां की रिपोर्ट है कि जो 7 बाघ हैं और 17 तेंदुए हैं वो इसी तरह भ्रमण करते हुए वहां पर खत्म हो गए। तो हमें लगता है कि सरकार को इन कुछ बिंदुओं पर प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए, ताकि जो वन्य जीव है मध्य प्रदेश के उनमें बढ़ोतरी हो, मृत्यु दर कम हो, और यदि इलेक्ट्रोक्यूशन की तरफ, एंटी पोचिंग एक्टिविटीज की तरफ और जो कॉरिडोर सुरक्षा है उस पर प्रदेश सरकार और गंभीरता से ध्यान देगी तो बेहतर परिणाम निकल के आएंगे। ठीक है, के.एस. चाइनी जी का रुख कर लेते हैं। के.एस. चाइनी जी, सरकार अभी तक जो कदम उठा चुकी है, क्या इसके बेहतर परिणाम हम देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में, या फिर विपक्ष के जो आरोप हैं उन्हें भी आप मानती हैं कि सरकार को इस दिशा में भी विचार करना चाहिए? शिल्पा जी ने जिस तरह से ध्यान आकर्षित करा है, बिल्कुल उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और उनने बहुत सारी पॉइंट्स लेके आए हैं। सरकार जो कर रही है सराहनीय है, लेकिन ये एक चीज जैसे हम ये बताएं, हम भोपाल का एग्जांपल ले लेते हैं। भोपाल में 20 साल पहले 25% ग्रीनरी थी, आज वो सिर्फ 10% रह गया है। डेवलपमेंट के चलते आप नर्मदा के किनारे देखेंगे, वहां पे इतना खनन होता है तो पूरा नर्मदा नदी जो है वो उससे इफेक्ट हो रहा है, उसके जितने ट्रिब्यूटरीज है वो खत्म हो रहे हैं। आप जंगल देखेंगे तो पिछले 1 डेकेड में 9,500 हेक्टेयर्स जो है वो फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में खत्म हो गया है। तो आप कुछ एक जैसे अभी चीता लेके आए हैं और उनको बसाया है, तो ये दिखाता है कि हम अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन से हम बचा सकते हैं, लेकिन वो एक विल पावर नहीं है, वो इच्छा नहीं है। इस वजह से कई जगह बहुत नुकसान भी हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि हम इस तरह से संरक्षण कर सकते हैं, डेवलपमेंट के साथ कर सकते हैं। डेवलपमेंट कोई एक्सक्यूज नहीं है कि डेवलपमेंट कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, डेवलपमेंट के साथ आप ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क जो है इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, किस तरह से चीता को हमने बचाया। लेकिन आप देखोगे कि टाइगर्स की डेथ हो रही है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, पोचिंग हो रही है, वाइल्ड लाइफ फायर हो रहे हैं, जानबूझ के जंगलों को जलाया जाता है ताकि फिर वहां पे एनक्रोचमेंट कर सके। इसमें एक नेक्सस होता है, पॉलिटिशियंस का है, माफिया का है। जब तक इन पे आप नहीं वो करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तब तक ये सब चीजें खत्म नहीं होंगी। तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन और विल पावर की जरूरत होगी अगर आपको वाइल्ड लाइफ को संरक्षण करना। बिल्कुल। प्रियंका दुबे जी, क्या सरकार मानती है कि ये जो पॉइंट्स गिनाए जा रहे हैं ये अभी भी प्रिवेलेंट हैं, धरातल पर हैं, और इन्हें दूर करने के लिए कितनी ज्यादा गंभीरता से सरकार विचार कर रही है और इस दिशा में काम किया जा सकता है? देखिए, सरकार का, जैसे मैंने आपको कहा कि जिन विषय पे आप बात करें तो ग्रीन कॉरिडोर्स को क्रिएट करना, नदियों के आसपास हमेशा रिजर्व किए गए हैं, केवल उनके संरक्षण के लिए या अपनी मॉनिटरिंग के लिए AI एप्स पे तैयारी भी की गई है। जैसे कि बहन ने बताया कि डेथ होती थी या और कहती ह्यूमिडिटी, तो जो वन्य मित्र बनाने की बात की गई, तो जो जन जागरण करके भी जो गांव के आसपास एरियाज थे उनको लेकर के सरकार ने तैयारी करी। नए जो जूस हैं उन्हें बनाए जा रहे हैं। आज 25 से ज्यादा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं। तो वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए सतत मॉनिटरिंग का जो कार्य सरकार कर सकती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के, वो की जा रही थी। और उसके बाद में भी जिस हिसाब से आज अगर हम बात करें ग्लोबली जो चेंजेस वेदर में आए हैं, या जो मेरी बहन ने भी चिंता करी, तो उस
उस सब चीजों को लेकर के चिंतित होकर के मध्य प्रदेश सरकार ने सदैव जो कार्य है वो किया है और आगे भी कर रही है। परंतु मेरा विषय यही होता है कि जब जिस चीजों के लिए थोड़ा देर से जागते हैं तो निश्चित है कि उसके लिए परिणाम निकल करके आना बहुत दिक्कत हो रही है। तो मध्य प्रदेश जो अगर हम बात करें टाइगर स्टेट है, तो ये आज से नहीं बहुत पहले से है, परंतु प्रयास जो है वो डबल इंजन की सरकार में किए गए हैं और उसके परिणाम जो है वो दिखे जा रहे हैं। और हम नहीं कह रहे, और ये बात ग्लोबली भी मानी गई है कि मध्य प्रदेश का जो वेदर है वो अगर तेंदुओं की बात करें, चीतों की बात करें, बाघ की बात करें, घड़ियालों की बात करें, यहाँ तक कि घड़ियाली आंसू बहाने वालों के लिए भी बेहतर है। तो चिंता उन्हें करनी चाहिए जिनके कहने और करने में बहुत अंतर है। परंतु आज अगर जैसे हमारी बहन ने बात करी तो ये बहुत कड़वा सत्य है कि प्रतिदिन 3 से ज्यादा हाथियों की हत्या जो है वो कर्नाटक में हो जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें, कई ऐसे वन्य जीव हैं जिनकी हिमाचल में प्रजाति खत्म हो चुकी है, जिनके लिए कुछ नहीं किया। परंतु क्या है कि विपक्ष को जब सवाल खड़े करने होते हैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश में दिखाई देते, परंतु जब इन चीजों के ऊपर चर्चा करने की बात आती है तो सार्थक तौर पर पहल कहीं नहीं होती, सिर्फ उस पर राजनीति की जाती है। जो बहनों ने बात किया कि कॉरिडोर जिन पे अतिक्रमण है, जो मैंने उमंग सिंगार जी की, और उन्हीं अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए, उनको धरना देने के लिए और आदिवासियों को उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो सरकार काम करती आई वो आप देखते आ रहे हैं। और आज भी अगर हम बात करें तो जो वन्यजीव के लिए रिजर्व भूमि है उन पे पट्टे वितरण करने के लिए जो अड़ीबाजी है वो कांग्रेस पार्टी सदैव करती आई है। तो ये जो कथनी करने में भेद है वो सभी समझते हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि हमारा जो परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम जो हमारा बेहतर हो सकता है, जिसके कारण जब कह सकते सुकून से स्वस्थ सांस ले पा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे निकल गया। तो डेफिनेटली आगे भी जो प्रयास किए जाएंगे, जैसे आज भी घोषणा की गई है कि 2 जू अलग से क्रिएट किए जाएंगे जबलपुर आगे, तो निश्चित है कि उसके वहां पर भी जो कमियां रहती है उसे दूर किया जाएगा। बिल्कुल, कमियों को दूर करने पर विचार भी होना चाहिए और चूंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी है पूरा मामला हो जाता है। शिल्पी अग्रवाल जी क्या मानती हैं, क्या ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार करने से, तकनीकों का सहारा लेने से हम इस दिशा में बेहतर काम कर सकते हैं, या कुछ और भी ऐसे पहलू है जिन पर सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे पा रही? जी शिल्पी जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए शिल्पी जी से जुड़ने की फिर से कोशिश करते हैं। केस चाइनी जी का रुख कर लूंगा। केस चाइनी जी, इसके पहले जिस तरह से हमने कूनों का भी जिक्र किया और बहुत सारे घटनाक्रम कूनों जब स्थापित हुआ उसके बाद जब चीतों को लाया गया तब भी हमारे सामने देखने को मिले कि कई बार सर्वाइवल भी एक बड़ी समस्या वन्य जीवों के लिए होता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आप क्या मानती हैं, क्या वन्य जीवों के सर्वाइवल के लिए भी सरकार कुछ काम कर रही है? बेहतर एक्सपर्ट्स को हमने यहाँ पर हायर कर पाए हैं कि वन्य जीवों को हम ला तो रहे हैं लेकिन एक लॉन्जेटिविटी भी उनकी मेंटेन हो, इस दिशा में क्या काम अभी मध्य प्रदेश में हो पा रहा है? अमित जी, देखिए जो चीतों को लेके आए थे तो उसके सर्वाइवल रेट ही वो रहता है, क्योंकि एक नए एनवायरनमेंट में उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर 10 में से 1-2 भी बच जाए तो माना जाता है कि वो एक अच्छा रेट है सर्वाइवल का। तो उस हिसाब उस रेट से अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में चीतों का जो सर्वाइवल रेट है वो अच्छा रहा है। और आज तो ये है कि जो नए जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आज मेच्योर हो गए हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन जहां मतलब हम कूनो नेशनल पार्क की बात करते हैं वहीं हमें ये देखना होगा कि किस तरह से हम अपने जंगल बचाएं। जू बनाने से जंगल नहीं बचता है, जू तो सिर्फ इसलिए बनाना पड़ रहा है कि हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। तो वो जू में रखने के जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उनको बचाने की बात है, और वहां पे जो जानवर जंगली एनिमल्स और ये प्रोटेक्शन उनका होना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो एनक्रोचमेंट जिस तरह से जितने तेजी से हो रहा है और ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी उसका एक रीजन है, क्योंकि हम जंगल काटते जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो नदियां खत्म हो जाएंगी, पानी खत्म हो जाएगा, फिर जंगल फिर और खत्म होंगे। तो ये एक साइकिल है जिसको हमें बचाना है, और ये बहुत जरूरी है कि हम नेचुरल फॉरेस्ट जो है उस पर ध्यान दें। जू और ये बनाने से काम नहीं होगा। जी बिल्कुल। प्रियंका दुबे जी क्या सहमति रखती है कि हम जू तो बना रहे हैं लेकिन जिस तरह से बहुत वैल्यूएबल पॉइंट मैम ने उठाया है कि हमें जो नेचुरल कंजर्वेशन उस पर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन जंगल हमारे बच सके, और कहीं ना कहीं लगातार ये भी आरोप लगता रहा है सरकार पर कि माफियाओं को भी संरक्षण दिया जा रहा है, जंगल कट रहे हैं लेकिन सरकार भी खामोश है। लेकिन क्या सरकार ने इस पर भी कोई जांच करने के लिए कदम उठाए हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, और यदि हो रहा है तो क्या एक्शन सरकार इस पर ले सकती है? देखिए, सरकार की अगर हम बात करें, इसका इससे बड़ा उदाहरण अगर मैं बोलूं जी मैम, कि चाहे नमामि अभियान के माध्यम से हो
नदियों को संरक्षित करने के लिए जन जागरण के कार्यक्रम हो, या एक पेड़ माँ के नाम से लोगों को उसके लिए प्रमोट करने की बात करें। इंदौर में अगर आपने देखा होगा तो कितने बड़े एरिया में लाखों पेड़ एक दिन लगाए गए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए और लोग पूरी तरीके से साथ होकर के उनके अंदर जो अवेयरनेस रहेगी, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो सिर्फ सरकार नहीं, लोगों के साथ से या जन जागरण से ही संभव हो पाती है। तो उसमें भी ये कार्य किया गया है। तो सरकार आज अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, या अगर हम बात करें कि कंप्लेंट्स अगर आई थी तो भोपाल के पास का जो जंगल है उसको काटने के लिए भी जो है वो रोक लगाई गई और सरकार उसके साथ में खड़ी रही है। लेकिन मेरा यही विषय पड़ता है कि जो अतिक्रमण करने वाले लोग और अतिक्रमण के साथ जो लोग खड़े हो जाते हैं अतिक्रमणकारियों के साथ में, वो जो राजनीति करते हैं तो उसे बंद करना चाहिए। जहां तक कि फॉरेस्ट की जो भूमि है उसको छुड़वाने के लिए सरकार ने अभी कार्य किए थे। खंडवा में अगर आप देखिएगा हजारों एकड़ की जो भूमि है वो छुड़वाई गई, परंतु यहाँ पर समस्या वही आती है कि हर एक जीव के लिए व्यक्ति की सोच अलग हो जाती है और उस हिसाब से जब राजनीति की जाती है तो परिणाम उतने निकलेंगे। सरकार मैंने जैसे कहा कि पहले भी कार्य कर रही थी और आज भी कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करेगी, चाहे वो कितने वन अभ्यारण्य को और भी राहत राशियां देकर के रिलीज करके उसका फंड रिलीज करके कार्य करने की बात हो, या लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर के सरकार जो है वचनबद्धता से कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। शिम्पी अग्रवाल जी, सरकार तो कह रही है कि हम तो लगातार इस दिशा में काम कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का यह भी कहना है कि जो अतिक्रमणकारी है जंगल क्षेत्र में जिन्होंने एंक्रोचमेंट किया है उनके साथ भी कई बार लोग हो जाते हैं और इसी वजह से काम करने में बाधा आती है। तो क्या इस बात से विपक्ष सहमति रखता है कि वाकई एक बहुत ही गंभीर विषय उसे दूर किया जाना चाहिए? करती है या उन नीतियों के साथ आती है, विपक्ष निसंदेह उनका स्वागत करता है और बिल्कुल हम सरकार के साथ उस पर सहमति रखते हुए साथ खड़े हैं। हाल फिलहाल जैसे शाइनी जी ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया था, जो जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर है, ये डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार वन क्षेत्रों में जब आगजनी होती है तो बहुत समय लग जाता है उन पर काबू पाने के लिए, जिससे जो वन्य जीव हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है और जो एनिमल फॉडर होता है, जो चारा होता है वन्य जीवों के लिए, वो प्रभावित होता है। एक पॉइंट की तरफ हम और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो भी ये टाइगर रिजर्व एरियाज हैं या जो नेशनल पार्क हैं, आजकल इनके इर्द गिर्द जो निजी रिजॉर्ट्स हैं, जंगल विलास हैं और जो लग्जरी कैंप्स हैं, इनको भी बहुत हद तक अनुमति मिली जा रही है, जिसकी वजह से जो वहां का वन्य जीव है वो ध्वनि की वजह से प्रभावित होता है और शहरी क्षेत्र की तरफ वो चला जाता है, जिससे वो शहरी आबादी पर भी अटैक करता है और साथ ही इन वन्य जीवों पर भी इसका असर होता है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहां तक बात है अतिक्रमण की, तो देखिए किसी भी अवैध अतिक्रमण के विरोध तो कांग्रेस निरंतर इतने सालों से आवाज उठा रहा है, चाहे वो अतिक्रमण हो, वो जंगल की कटाई हो या फिर वो अवैध रेत उत्खनन हो, हम हर चीज के विरुद्ध हैं और हम हमेशा सरकार के साथ खड़े हैं। यदि वो न्याय पूर्वक इनके ऊपर कार्रवाई करती है तो उन कार्रवाइयों का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि हम खुद एक आदिवासी अंचल से आते हैं और वन्य क्षेत्र हमारे इर्द गिर्द भी बहुत है, तो जो सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं इन वन्य क्षेत्रों में वो बहुत हद तक अभी डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से भी जो यहाँ पर गांव के लोग होते हैं जो जंगल की ओर अग्रसर होते हैं वो भी वन्य जीवों के हमले का शिकार हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि सैनिटेशन फैसिलिटीज की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और साथ ही जो भी इन वन्य पर्यटनों से जो सरकार को रेवेन्यू मिलता है उनको उन बिंदुओं पर खर्च करना चाहिए जिसमें मॉनिटरिंग, एंटी पोचिंग एक्टिविटीज और कॉरिडोर सुरक्षा सुदृढ़ हो सकती है। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट है 2022 की, जहां पर उन्होंने इको टूरिज्म के ऊपर और जो ये टाइगर रिजर्व एरियाज में जो टूरिस्ट के व्हीकल्स होते हैं उस पर उन्होंने मध्य प्रदेश के वन्य क्षेत्रों को या टाइगर रिजर्व को संदिग्ध क्षेत्रों में रेखांकित किया है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ये जो टूरिस्ट गाइड होते हैं इनको जो रूट मैप आधारित होता है वो कई बार उस रूट चार्ट से भटककर उन एरियाज में चले जाते हैं बाघों को दिखाने के लिए जो वर्जित होते हैं। तो हमें लगता है कि इन कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश में वन्य जीव जो है वो बेहतर तरीके से यहाँ पर पोषित और पालित हो सकते हैं। बिल्कुल।
केस शाइनी जी, वन्य जीव जो हैं वो कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, और अभी तो शाइनी जी ऐसा भी देखा जा रहा है कि पर्यटकों को एक लाइव एक्सपीरियंस देने के लिए जंगल के अंदर तक जाकर रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन भी हो गया इन चीज़ों में। तो क्या आप मानती हैं कि ये भी एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है जिस पर हमें ध्यान देना होगा, और कहीं ना कहीं एक लिमिट सेट करने की भी हमें ज़रूरत है? बिल्कुल अमित जी, ये जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, पर टूरिज्म के साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनको डिस्टरबेंस ना हो। जब हम इस तरह के रिजॉर्ट बनाते हैं, जंगलों के अंदर जाके बनाते हैं, और वहां पे जो टूरिस्ट जाते हैं उनको भी इतना नॉलेज नहीं रहता कि किस तरह से वन जीवों के साथ बिहेव करना है। कई इंसिडेंट मध्य प्रदेश में हुआ जहाँ पे अटैक हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपने वन जीवों को सुरक्षित रखते हुए टूरिज्म को प्रमोट करें। इतने एक लिमिट लगा दे कि इसके आगे नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता प्रियंका जी ने अभी बताया कि एक पेड़ माँ के नाम, या शिवराज जी भी लगा रहे हैं पेड़ पौधे, लेकिन आप सोचिए कि जब एक साथ आप लाखों पेड़ काट देते एक दिन में, और एक पेड़ को बढ़ने में 12 साल लगते हैं, तो एक दिन एक पेड़ लगे तो आप कैसे उसको कंपनसेट करेंगे जो पेड़ आप काट रहे हो? तो डेवलपमेंट के नाम पे जब आप काटते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हम इतने जल्दी से पेड़ों को नहीं बड़ा कर सकते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कई टाइम लगता है। काटने में सिर्फ एक दिन लगता है, एक मशीन लाके आप पूरे पेड़ काट देते हो। तो ये जो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है नेचर के साथ, इसको भी ध्यान रखना। बिल्कुल, तो बहुत सारे पहलू इस चर्चा में निकलकर सामने आए, और इसमें यह भी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम वन्य प्राणियों की रक्षा करें, लेकिन इसके लिए कमर्शियलाइजेशन ना हो, इसकी भी लिमिट सेट करनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।